Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing the short answer type questions, solved answer questions. हम लोगों ने अभी 19 क्वेश्चंस इसका डिस्कस कर चुके हैं हम, और इस वीडियो में नंबर 20वां क्वेश्चन से शुरू करना है हमें। 20वां क्वेश्चन जो है वो सोफ़ी के फादर को डिस्क्राइब करने बोला जा रहा है। डिस्क्राइब सोफ़ीज़ फादर। तो सोफ़ी के फादर के बारे में जितना भी बात पूरा स्टोरी में बताया गया है, जितना भी बात सोफ़ी के फादर के बारे में, उसमें से चुन चुन करके उन बातों को लिखेंगे जितना नंबर का ये क्वेश्चन पूछे। अगर मान लो ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का भी हो सकता है। डिस्क्राइब सोफ़ीज़ फादर 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, और हो सकता है ये 4 नंबर के कैटेगरी में भी पूछ दे। तो नंबर के कैटेगरी के अनुसार आंसर का लेंथ जो है वो कम और ज़्यादा करना पड़ता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 30-40 वर्ड्स हैं। 3 नंबर का है तो 50-60 हो गया। 4 नंबर का है तो 60-80 हो गया। वर्ड्स ही बढ़ाते घटाते जाते हैं हम लोग नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो सोफ़ी के फादर के बारे में जितना कुछ भी याद हो पूरा कहानी से, उनमें से सभी बातों को बताया जा सकता है यहाँ। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो उनमें से छांट करके सेलेक्ट करके और उन बातों को बताया जाए जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग बनाए हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के कैटेगरी तीनों के लिए आपको मदद करेगा। चाहे 2 नंबर का पूछे, 3 नंबर का पूछे या 4 नंबर का पूछ दे ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब सोफ़ीज़ फादर। तो पहला लाइन शुरू किया है, सोफ़ी के फादर के फेस के बारे में बताया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक से वर्ड यूज किया आंसर में और लिखा है प्लम्पी फेस। सोफ़ी के फादर के चेहरे से सोफ़ी के फादर का डिस्क्रिप्शन शुरू किया गया है इस आंसर में। बट आप आंसर की शुरुआत इस बात से भी, इस सेंटेंस से भी कर सकते हैं कि सोफ़ी के फादर एक हार्ड वर्किंग मैन थे। ये भी यहाँ से भी शुरुआत की जा सकती थी कि पहले उनके हार्ड वर्किंग होने को हाईलाइट कर दो, और उसके बाद फिर उनके चेहरे के बारे में, फिर उनके फिजिक के बारे में आओ, उनके स्वभाव के टेम्परामेंट के बारे में बताओ। तो स्टार्टिंग वहाँ से भी हो सकता था कि सोफ़ीज़ फादर वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। सोफ़ी के फादर के फेस को बोला है प्लम्पी फेस। अब ये प्लम्पी वर्ड जो है ये टेक्स्ट बुक का वर्ड है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आंसर्स में कहीं कहीं टेक्स्ट बुक के कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स यूज़ करने से आंसर को इवैल्यूएट करते समय जो टीचर है वो इम्प्रेस होता है अगर आप अपने आंसर्स में कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक वाला ही यूज़ करें। जैसे कि यहाँ प्लम्पी फेस, प्लम्पी फेस के जगह क्या लिखा जा सकता था? बिग राउंड फेस। तो ये तो आसान है लिखना,
बिग मतलब बड़ा सा चेहरा, राउंड शेप का चेहरा था। सोफी के फादर एक हार्ड वर्किंग मैन थे। उनका चेहरा से शुरू किया बताना कि वो उनका चेहरा बड़ा था और राउंड शेप का था, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये प्लम्पी वर्ड याद रहे, उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो प्लम्पी वर्ड याद रख सकें, तो उनको प्लम्पी वर्ड यूज करना चाहिए। अगर वो वर्ड आप नहीं याद रख सकते तो फिर बिग राउंड फेस वर्ड यूज कर दीजिए उसके लिए, ठीक है। तो सोफी के फादर का चेहरा जो था वो राउंड बिग प्लम्पी फेस था। लुकिंग ग्रीमी एंड स्वेटी, और उनका चेहरा कैसा दिख रहा था उसके लिए दो वर्ड यूज किया है, ग्रीमी एंड स्वेटी। और ये दोनों वर्ड भी टेक्स्ट बुक के ही वर्ड्स हैं। जैसे प्लम्पी वर्ड था, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि उसके फादर का चेहरा बड़ा सा चेहरा है और गोल चेहरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर प्लम्पी वर्ड यूज करके लिखें तो उससे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आपको चूज़ करना चाहिए कि आप क्या याद रखिएगा, कौन सा वर्ड याद रख पाइएगा, ठीक है। और फिर ये ग्रीमी एंड स्वेटी, चेहरे के बारे में बताया गया कि उनका चेहरा ग्रीमी था और स्वेटी था। अब ये दोनों वर्ड भी टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं और दोनों का एक सिंपल सा मतलब है डर्टी, मतलब कि चेहरा जो था पूरा गंदा चेहरा था। डर्टी मतलब ब्यूटी की बात नहीं की जा रही है, उसके लिए बात की जा रही होती तो अगली वर्ड यूज करते ना, अगली फेस, मतलब ब्यूटीफुल फेस के ऑपोजिट अगली फेस। लेकिन यहाँ ब्यूटी को नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि उनका चेहरा जो था वो ग्रीमी और स्वेटी था। इसका मतलब डर्टी था। जैसे वो काम करके आए थे ना, लेबर का काम, फिजिकल वर्क करके आए थे, तो उन्होंने हाथ मुंह धोया नहीं था परहैप्स अभी, तो इसीलिए उनके चेहरे पर पूरा डर्ट लगा हुआ था। उसको ग्रीमी एंड स्वेटी बोला है। और डर्ट के साथ पूरा पसीना चल रहा था उनके चेहरे पर। तो जिसको ग्रीमी एंड स्वेटी याद रहे वो ग्रीमी एंड स्वेटी वर्ड यूज कर लें, और जिनको ये वर्ड्स नहीं याद रख पाने लायक लगते हैं तो वो यूज कर लें डर्ट एंड स्वेटी, डर्टी एंड स्वेटी, ठीक है। 3 चीजें उनके चेहरे के बारे में बताई गई। प्लम्पी, वो नहीं, अगर याद होगा तो उसके बदले जो दिए हैं वो ग्रिम एंड डर्टी। तो ग्रिम और डर्टी नहीं याद होगा जिन लोगों को, उनके लिए दे दिए कि डर्टी एंड स्वेटी। इसी को ग्रिम और डर्टी एंड स्वेटी, ग्रीमी का मतलब हो गया। चेहरे के बारे में ये बताया। फिर उनके स्वभाव के बारे में बताता है। ही इज अ रियलिस्टिक हु डिड नॉट बिलीव हिज डॉटर्स स्टोरीज। वो सोफी के फादर के बारे में ये भी पता चला है हमें इस स्टोरी के दौरान कि वो रियलिस्टिक आदमी थे और सोफी को, अपनी बेटी को अच्छे से जानते थे, और ये जानते थे कि उनकी बेटी जो है सोफी वो आउटस्पोकन है और डे ड्रीमर है। तो वो अपनी बेटी को जानते थे, बेटी के स्टोरीज पर वो बिलीव नहीं करते थे। ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि उसने सोफी को उसके डैड ने बोला था कि वार्निंग दिया था कि सोफी, अगर तुम इसी तरह से जो इमेजिनेशन वाला जो बात है वो तुम अगर झूठा चीज़ तुम लोगों को बोलते चलोगी
तो ये जो तुम्हारा फैसिनेशन है, फैंटेसी है, ये फैंटेसी तुमको किसी दिन भारी मुसीबत में डाल सकती है। ये वार्निंग भी दिए थे उसके फादर। इसका मतलब ये भी निकलता है कि उसके फादर जो थे वो केयरलेस स्वभाव से नहीं थे, मतलब इन द सेंस कि बेटा बेटी या जो उनके चिल्ड्रन थे वो उनके प्रति मतलब डेडिकेटेड थे और वो अपना फ़र्ज़ जो होता है वो निभा रहे थे। जैसा कि हम लोगों को स्टोरी में पढ़ने को मिला कि वो सोफ़ी को डांटते भी हैं और वार्निंग देते हैं कि तुम इस तरह की अगर झूठी बातें लोगों को सुनाती चली, वाइल्ड स्टोरीज़, देन यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम समडे। वहाँ से केयरिंग लगता है, समझाने वाले सेंसिबल हैं, ठीक है। अपने बेटी के स्टोरीज़ को वाइल्ड स्टोरीज़ बोलते हैं, मतलब बिलीव नहीं करते हैं। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल। फिर सोफ़ी के फादर के फुटबॉल का क्रेज़ होने का बात बता दिया गया कि वो फुटबॉल लवर थे। एंड गोज आफ्टर द मैच टू बी अ पब टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। और फुटबॉल फैन या फुटबॉल क्रेजी होने का ये भी एक इंसिडेंट इसी स्टोरी में बताया गया है कि जब यूनाइटेड का मैच देख करके वो वापस आ रहे थे तो सोफ़ी, जॉफ और डेरेक ये घर आ गए थे, पर सोफ़ी के फादर घर नहीं आए थे, वो पब चले गए थे टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ यूनाइटेड टीम। तो ये यहाँ लिखा गया है कि वो फुटबॉल फैन थे और इतना मतलब लगाव रखते थे फुटबॉल से कि उनकी टीम जब जीती थी तो वो खुशी का, जीत का खुशी मनाने के लिए, सेलिब्रेट द विक्ट्री, वो जीत का खुशी मनाने के लिए पब जाते हैं। फुटबॉल फैन थे। ही डज नॉट बिलीव सोफ़ी एंड हर ड्रीम्स। और लास्ट में ये बात रिपीट किया गया, यहाँ भी लिखा गया था कि सोफ़ी के ड्रीम्स को, डे ड्रीम्स को वाइल्ड ड्रीम्स बोलते थे। वो वार्निंग भी दिए थे। तो सोफ़ी कोड का डिस्क्रिप्शन फादर का कितना मार्क्स का पूछता है, इस पे डिपेंड करता है कि इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है उसके फादर से रिलेटेड। 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए ये आंसर जो है, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी हैं। 4 नंबर के लिए अगर पूछ दे तो तुमको थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, आगे ऐड करना पड़ेगा बातों को। जैसे पहला वाला ऐड कर दिए कि सोफ़ी के फादर हार्ड वर्किंग मैन थे, अपने फैमिली को ब्रिंग अप करने के लिए दिन भर बहुत मेहनत वाला काम करते थे, वो ऐड कर दिए। फिर अगर ऐड कर दिए कि वो टॉम फिनी नाम के प्लेयर को महान प्लेयर मानते थे और वो अभी डैनी कैसे को बहुत कम उम्र का समझते थे, मतलब ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ फुटबॉल ऑल्सो। तो वो ये बात 2 वार्निंग जो देते हैं कि डैनी कैसे आगे चल कर के महान बन सकता है अगर उसके कोचेज़ ने और उसके टीम ने उसका अच्छे से ध्यान रखा। और दूसरी बात कि अगर डैनी कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फोकस अगर नहीं रहा, नेम और फेम के वजह से जो यंग स्टार होते हैं वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं इस एज में। तो उसके फादर का ये जो सजेशंस था ये भी बहुत रियलिस्टिक था और इससे समझ में आता है कि उसके फादर जो थे वो फुटबॉल गेम को चाहते तो थे ही, वो उस गेम के बारे में काफ़ी बारीकियां जानते थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर, कितने नंबर का है उसके अनुसार तुम
सोफ़ी के डैड के बारे में जो बातें चैप्टर में पढ़ी हैं उनमें से बातों को लिखना होगा। वही लिख पाएंगे जो लोग चैप्टर में सोफ़ी के फादर के बारे में एक्सप्लेनेशंस और टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं। उसमें ग्रीमी वर्ड आया है, स्वेटी वर्ड आया है, प्लम्पी वर्ड आया है। एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं सोफ़ी के फादर के बारे में, 4 नंबर का अगर पूछ दिया तो एक न चीज़ और ऐड करेंगे, करने लायक चीज़ बाकी है यहाँ कि सोफ़ी के फादर जो थे वो जो उनका मैनर्स था वो डिसेंट नहीं था। मतलब एक पढ़ा लिखा, एक एडुकेटेड सोसाइटी के लोग जैसा मैनर्स नहीं था उनके पास। ये कैसे पता चला? ये पता चला जब उनको अपने चेयर पे अपने छोटे बेटे डेरेक का जूता दिखा था तो वो उसको उठाते हैं और सही जगह पर कहीं रखने के बजाय उसको थ्रो कर देते हैं सोफ़ा पर। तो ये जो इंसिडेंट था बताया गया वो ये प्रूव करता है कि जो एक एडुकेटेड फैमिली में जो मैनर्स होने चाहिए ना, उसके फादर शायद उतने एडुकेटेड नहीं थे, तो वो मैनर्स की कमी दिखाई देती है उस पोर्शन में जहां वो जूता उठा करके फेंकते हैं। ये भी ऐड कर दोगे, 4 नंबर का भी आएगा तो आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिड जॉफ कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी? डिड जॉफ कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी? मतलब सोफी ने जॉफ से कुछ प्रॉमिस करने को कहा था। क्या जॉफ ने वो प्रॉमिस पूरा किया या नहीं किया? ये क्वेश्चन है। तो पहले तो चैप्टर गोइंग प्लेसेस, जॉफ और सोफी का नाम देख करके समझ जाएंगे। उसके बाद जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे एक्सप्लेनेशन में, वो लोग उस पोर्शन में आएंगे जहां जैंसी आती है मिलने सोफी से और जो बात बताती है सोफी को, पूछती है, उस बात को सुन करके सोफी स्टार्टल्ड रह जाती है। स्टार्टल्ड वर्ड वहां यूज किया था कि घबरा भी जाती है और सरप्राइज्ड भी हो जाती है। वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सोफी ने जो बार बार रिक्वेस्ट किया था जॉफ से कि प्लीज़ ये बात किसी को नहीं बताना, प्लीज़ आई इंसिस्ट, तो ये जो बार बार रिक्वेस्ट किया था प्रॉमिस को सीक्रेट रखने का, क्या उसके भाई ने वो प्रॉमिस सीक्रेट रखा? तो पहला हाँ या ना में जवाब उन लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाएगा जो लोग चैप्टर पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, कि क्या उसके भाई ने वो प्रॉमिस रखा था। उनके मन में जवाब आ जाएगा ना, नहीं रखा था। अगर रखता तो फिर जैंसी को कैसे पता चलता? बताया गया कि जॉफ ने वो चीज़, वो घटना फ्रैंक को बताया। फ्रैंक जो कि जैंसी का भाई था, तो फ्रैंक ने जैंसी को बताया और फिर उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए जैंसी आ जाती है सोफी के पास। तो इसका मतलब है कि उसने सोफी का सीक्रेट, वो जो प्रॉमिस था, वो नहीं रखा। तो क्वेश्चन पूछा क्या रखा? पहला लाइन में आंसर दिए, जॉफ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी, कि नहीं, जॉफ ने सोफी का प्रॉमिस जो है वो नहीं रखा। जॉफ
टोल्ड फ्रैंक, जॉफ जो है वो फ्रैंक को बता दिया अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी कैसे एट द रॉयसेस, और फ्रैंक ने फिर वो किसको बता दिया, जैंसी को बता दिया, और जैंसी ने आकर के सोफी से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये तुम लोगों को कौन सी कहानी बताते चल रही हो। तो इससे ये जवाब बना है कि जॉफ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी। सोफी को जो प्रॉमिस किया था वो जॉफ नहीं निभाया, मतलब प्रॉमिस किया नहीं था, सोफी ने जो प्रॉमिस करवाया था मतलब अपने तरफ से, जॉफ तो बोल रहा था कि बिलीव ही नहीं करता है, पर सोफी बार बार उसको बोलती है कि प्लीज़ प्रॉमिस मी जॉफ, यू विल टेल नो वन अबाउट इट। तो क्या उस प्रॉमिस को रखा जॉफ ने? नहीं, उस जॉफ ने वो फ्रैंक को बता दिया जो जैंसी का भाई था, और फ्रैंक ने अपनी बहन जैंसी को बता दिया। इसका मतलब है कि वो सीक्रेट नहीं रखा, और जैंसी आ जाती है इंक्वायरी के लिए। However, Joff did not reveal the supposed date of Sophie with Danny Casse. लेकिन पहले तो सोफी को जैंसी के मुंह से जब ये बात पता चलती है तो सोफी जो है वो तो बहुत मन ही मन कोसती है अपने भाई को, जॉफ को, कि डैम जॉफ, ये तुम्हारे लायक सीक्रेट रखने लायक बात था, ये जैंसी के जानने लायक बात नहीं था। मतलब उसको गुस्सा भी आया था भाई पर, जॉफ पर। लेकिन फिर आगे जब सोफी को ये रियलाइज हुआ कि जैंसी सिर्फ उनका मुलाकात जो हुआ है उसके बारे में जानती है, नेक्स्ट वीक जो मुलाकात होने का प्लान है उसके बारे में जैंसी नहीं जानती है। ये जब रियलाइज हुआ सोफी को, तो सोफी थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस की थी। अब मान लो यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि सोफी को कब रिलैक्स्ड महसूस होता है, क्या जान करके वो रिलैक्स्ड महसूस करती है और क्या जान करके घबरा जाती है, ये सवाल पूछ देगा कि क्या सुन करके, क्या जान करके सोफी वरीड हो जाती है, घबरा जाती है, और क्या सुन करके सोफी जो है वो उसका जो घबराहट जो था वो कम हो जाता है, मतलब वो रिलैक्स्ड हो जाती है। ये क्वेश्चन में पूछेगा तो एकदम सेम आंसर रहेगा इसका कि सोफी तब घबरा जाती है जब जैंसी उससे आकर के इंक्वायरी करने लगती है और पूछने लगती है कि तुम लोगों को क्या बताते चल रही हो, तब वो घबरा जाती है। और रिलैक्स्ड तब महसूस करती है जब जैंसी से बातचीत में सोफी को ये रियलाइज़ होता है कि जैंसी को सिर्फ उनके हो चुके मुलाकात के बारे में पता है जो रॉयसे में हुआ था, रॉयसे स्टोर के पास। आगे जो उनका नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाला था, जैसा सोफी ने अपने ब्रदर को बताया था कि जाते वक्त डैनी कैसे मुझसे ये बोल करके गया कि अगर आप माइंड ना करें तो आप मुझसे नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं क्या, और अगर आप नेक्स्ट वीक मिलिएगा तो मैं आपको ऑटोग्राफ ज़रूर दूंगा। वो इनवाइट करता है सोफ़ी को अगले मीटिंग के लिए। ये बात भी सोफ़ी ने जॉफ को बताया था, पर ये बात आगे वाला मीटिंग का बात जॉफ जो है वो फ्रैंक को नहीं बताया, तो वो बात
जैंसी को भी नहीं पता थी कि आगे भी मिलने का प्लान है। और ये रियलाइज़ करके सोफ़ी को बड़ा रिलैक्स्ड महसूस हुआ था कि चलो, जॉफ ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया पर थोड़ा बहुत निभाया भी, पूरी तरह से नहीं निभाया ये नहीं बोल सकती है वो, थोड़ा बहुत प्रॉमिस तो वो निभाया। इतना तो निभाया कि पूरी बात नहीं बताई। तो फिर सोफ़ी जो है वो रिलैक्स्ड महसूस करती है और फिर अपने भाई को, जिसको वो पहले मन ही मन गाली दे रही थी कि उसके भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो फिर अपने भाई के बारे में फिर अच्छा सोचने लगती है कि आखिर में उसका भाई उस पर भरोसा करता है और इसीलिए वो पूरी बात नहीं बताया है, सिर्फ अधूरा बताया है। आगे होने वाला मुलाकात के बारे में जैंसी नहीं जानती है क्योंकि जॉफ ने नहीं बताया है। और ये जान करके सोफ़ी को बहुत रिलैक्स्ड महसूस होता है। बात को यहाँ लिखा है, हाउएवर जॉफ डिड नॉट रिवील, रिवील मतलब होता है उजागर करना, सीक्रेट बताना। जॉफ डिड नॉट रिवील द सपोज्ड डेट ऑफ सोफ़ी विथ डैनी कैसे, मतलब वो जो डेट अगले वीक का डेट था वो उसने नहीं रिवील किया था जॉफ ने। तो इससे सोफ़ी को थोड़ा रिलैक्स भी महसूस होता है और जॉफ पर जितना गुस्सा आ रहा था वो भी थोड़ा कम होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू।